चलो क्वालिफाई कर लिया आपने, 30+ है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे तुर्की के बारे में। ठीक है, स्लो स्पीड में। ये तुर्की है, आप देख सकते हो। ये एशिया में भी फॉल करता है और यूरोप में भी करता है। इसका ज्यादा हिस्सा एशिया में है या यूरोप में है? एशिया में है। कितने परसेंट है एशिया में? 95 है। सिर्फ 5% जो तुर्की है वो यूरोप में फॉल करता है, बाकी 95% एशिया में है। ये तुर्की है, ये। हाँ, कैपिटल भी एशिया में है। नहीं, इस्तांबुल कैपिटल नहीं है, अंकारा है। अंकारा कैपिटल है, इस्तांबुल इसकी सी पोर्ट है। मुश्किल है, नहीं बनाएंगे क्योंकि वहाँ यूरोपीय जीन पड़े हैं। यहाँ जरा सुकून है एशियन साइड पे। अब आप देखो ना थोड़ा गौर से, जो ये एरिया है ना, ये दरअसल इस्तांबुल का है जो ग्रीस और बल्गारिया के साथ लगता है। यूरोप में दो मुल्क इसके नेबरिंग हैं, ग्रीस और बल्गारिया, यानी ग्रीस को कहते हैं यूनान, यूनान और बल्गारिया। एशियन साइड पे फिर इसमें इराक आ जाता है, ईरान आ जाता है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, आर्मीनिया है, ये एशियन साइड पे है। तो अगर पूछा जाए कि तुर्की किस कॉन्टिनेंट में है, तो आप इस तरह भी कह सकते हो कि एशिया में भी है, यूरोप में भी है। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो यूरेशिया में है। यूरेशिया, जब आप यूरेशिया की टर्म इस्तेमाल करोगे ना, तो यूरेशिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोप एंड एशिया, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और अगर हम पॉलिटिकली इसको काउंट करें फिर किस कॉन्टिनेंट में करेंगे? अगर वो शर्त लगा दे, कंडीशन, एशिया में करेंगे उसकी, हाँ, कैपिटल की वजह से एशिया में करेंगे। अगर जिस तरह आप कह रहे हो प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान इस्तांबुल को कैपिटल बना देते हैं, तो फिर यूरोप में तुर्की टेक्निकली काउंट किया जाएगा। लेकिन अभी तक जब तक अंकारा कैपिटल है, ये एशिया में है। अच्छा, आगे चलते हैं। यही इस्तांबुल, इसका पुराना नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया। इसको किसने और किस साल फतह किया था? हाँ, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसको बैजेंटीन एम्पायर से लिया था। दरअसल बैजेंटीन एम्पायर जो है ना, उसका ये कैपिटल था कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल। 1453 में ये फतेह हुआ था, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने किया था। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर से ना एक स्ट्रेट जा रही है, बड़ी मशहूर स्ट्रेट है। 100 साल तक तुर्की पे पाबंदी रही कि तुर्की, कोई भी बहरी जहाज यहाँ से गुजरता है ना, किसी भी मुल्क का, चाहे वो यूरोप का गुजरता है या अफ्रीका का गुजरता है, तुर्की टैक्स नहीं ले सकेगा। लेकिन 2023 में, पिछले साल जो है ना, वो वाली जो इन पे पाबंदी थी वो खत्म हो गई। तो ये स्ट्रेट कौन सी है? बॉस्फोरस है, बिल्कुल। आप तुर्की के जो ड्रामे हैं उसमें एक पुल सा देखते हो, वो दरअसल बॉस्फोरस के ऊपर ब्रिज है। जो पुराने ड्रामे नहीं, जो जदीद ड्रामे हैं उसमें। बॉस्फोरस, बॉस्फोरस बी से लिखा जाएगा, बॉस्फोरस। फास्फोरस नहीं कहना, वो तो खाद बन जाएगी। बॉस्फोरस। अच्छा, जियोग्राफिकली तुर्की अनातोलिया है। अनातोलिया, अनातोलिया दरअसल एक प्लेटो है। प्लेटो होता है दो पहाड़ों के दरमियान की जो जगह होती है ना, उसे कहते हैं प्लेटो, सतह मुर्तफा। अगर आप तुर्की का फिजिकल मैप कभी देखते हो तो इसके ऊपर भी एक माउंटेन रेंज है और इसके साउथ में भी माउंटेन रेंज है। बीच में जो प्लेटो रीजन है वो है अनातोलिया, और तुर्की का पुराना नाम भी अनातोलिया है। और यहाँ की भेड़ें बड़ी मशहूर हैं। भेड़ें, बकरियां, काई कबीला जो था उसका जो सबसे बड़ा जरिया माश था वो यही था, भेड़ें बकरियां थी। अंगूरा नस्ल की बकरियां थी। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान का डिस्प्यूट है कश्मीर इंडिया के साथ, चाइना का है साउथ चाइना सी, तुर्की का कौन सा है? कुर्दिस्तान सिर्फ तुर्की का नहीं है, कुर्दिस्तान म्यूचुअल है, इराक, ईरान, तुर्की। वो शायद ही कभी हल हो तो हो, तो उसको हम उस लेवल का नहीं करेंगे। तुर्की का एक यूरोपियन कंट्री है छोटा सा,
साइप्रस, किब्रस, ये है छोटा सा जजीरा, किब्रस 1, किब्रस, किब्रस, साइप्रस, ये देखो ये 16वें नंबर पे है, CYPRUS, साइप्रस। अब ये इसका डिस्प्यूट है, और ये डिस्प्यूट साइप्रस है किसके साथ? तुर्की और ग्रीस का डिस्प्यूट है, यूनान और तुर्की का, साइप्रस। अब आप लोगों से सवाल है, यूनाइटेड नेशंस के 195 मेंबर्स हैं, क्या साइप्रस जो एक डिस्प्यूट है ये मेंबर है या नहीं? देखो डिस्प्यूट तो कश्मीर है, मेंबर तो नहीं है, चिचनिया भी है, मेंबर तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा डिस्प्यूट है जो साइप्रस, उसको यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप हासिल है, 195 मुल्कों में से है। तुर्किश गवर्नमेंट की पॉलिसीज उन्होंने अपने दुश्मनों से भी बनाई हुई है। अब हालांकि अगर हम देखें, हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक एक मुश्किल खिते में फॉल करता है, तो इससे ज्यादा मुश्किल तुर्की है, तुर्की की जो लोकेशन है। लेकिन तुर्की की पॉलिसीज, अच्छा मजे की बात, तुर्की ने इसराइल को भी तस्लीम किया हुआ है। ये वाली बात बहुत कम लोगों को पता है कि तुर्की इसराइल, सबसे पहले तुर्की ने तस्लीम किया था इसराइल को। और कौन कौन से मुल्क हैं जो इसराइल को तस्लीम करते हैं, जो मुस्लिम मुल्क हैं? यूएई और सऊदी अरेबिया नहीं है, सऊदी अरेबिया पे इल्जाम ना लगाओ, कुवैत नहीं है यही रीजन। यस, जॉर्डन, उर्दन है, इजिप्ट, मिस्र है, यूएई, जॉर्डन, नहीं नहीं, लीबिया, कतर वो नहीं है, बहरीन है उस रीजन में। अच्छा, तुर्की 1, इजिप्ट 2, जॉर्डन 3 जिसे उर्दन कहते हैं, यूएई 4 और बहरीन 5, फाइनली मोरक्को, मराकश, मराकश ने भी तस्लीम किया हुआ है। अब अगर हम थोड़ा सा स्लाइटली टच दें हिस्ट्री का, तो 1967 में जो अरब इसराइल जंग हुई थी, ये इसराइल है अंदर छोटा सा खंजर, और इसके इर्द गिर्द मुस्लिम ममालिक हैं। तो इसराइल ने काफी सारे मुस्लिम ममालिक पे कब्जा कर लिया था, जिसमें इजिप्ट भी है, जॉर्डन भी है, सीरिया भी है। फिर इजिप्ट और जॉर्डन की मजबूरी थी इन्हें तस्लीम करना, उसने तो मजबूरी से तस्लीम किया। तुर्की जब सेकुलर स्टेट बना मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के दौर में, उसी वक्त इसने तस्लीम कर लिया। बाकी यूएई समझ से बाहर है कि यूएई ने क्यों तस्लीम किया और मराकश ने क्यों तस्लीम किया, होगी कोई इन्वेस्टमेंट का पर्पस। तो ये 6 मुस्लिम मुल्क हैं जो इसराइल को तस्लीम करते हैं। इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी ऐड करते हैं कि पाकिस्तान क्या इसराइल को तस्लीम करता है? नहीं करता। पाकिस्तान एक और भी मुल्क है, उसे को भी तस्लीम नहीं करता। वो कौन सा है? बॉलीवुड इंडस्ट्री आप लोगों ने चलाई हुई है और कहते हम तस्लीम नहीं करते हैं। शादी ब्याह हो, बॉलीवुड के गाने, मोबाइल में बॉलीवुड, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो उसी वक्त आप तस्लीम नहीं करते, आगे पीछे तो करते हो। हाँ, और ऑफिशियली भी तस्लीम करते हैं, क्यों? इंडिया का सफारत खाना है नहीं, और इंडिया में पाकिस्तान का नहीं है। एक मुल्क है आर्मीनिया, आर्मीनिया को पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता। आज से 3 साल पहले अजरबैजान और आर्मीनिया का तसादुम हुआ था, तो पाकिस्तान ने भरपूर सपोर्ट की। ये जो यूरोप है ना, यूरोपियन लोग, ये बड़े जालिम है। इन्होंने ना तुर्की को, जिस तरह मुख्तलिफ है ना, लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर, लैंड ऑफ ये, लैंड ऑफ वो, तो यूरोपियन लोगों ने ना ओटोमन के दौर में, सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में, इन्हें कहना शुरू कर दिया सिक मैन ऑफ यूरोप। ये लिखो ना, ये सिर्फ जुबानी सुनो, सिक मैन ऑफ यूरोप, यूरोप का बीमार आदमी। ये यूरोपियन लोग कहते थे तुर्किश लोगों को। और अगली मजे की बात, बल्कि मजे की बात नहीं, कड़वी बात, पीपीएससी में भी क्वेश्चन आता था, विच कंट्री इज नोन एज सिक मैन ऑफ यूरोप।
लेकिन शुगर है पिछले 2 साल से आया नहीं, जितने भी पेपर्स हैं। तो ये दरअसल यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू था, मुस्लिम नहीं कहते थे, सिख मैन ऑफ यूरोप। अच्छा, बॉस्फोरस की शुरू में बात हुई, तो आप मुझे बता सकते हो कि जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है, ये किन दो समुद्रों को मिला रही है? ऊपर कौन सा है ये वाला, पता है? ब्लैक, यस ब्लैक सी। और नीचे कौन सा है? नीचे ये सबसे छोटा समुंदर है, सी ऑफ, क्या चीज है? ओह, ये तो कुछ नहीं कहता। सी ऑफ मरमारा, सी ऑफ मरमारा को ब्लैक सी से मिला रही है। और जो रूस और यूक्रेन का तसादुम है ना, वो भी इसी क्रीमिया के इलाके में है। अगर रूस मुकम्मल तौर पे कैप्चर कर लेता है क्रीमिया के इलाके को, तो ब्लैक सी के इस एरिया पे रूस की हुक्मरानी होगी। तो ये एक अहम ट्रेड रूट है। ब्लैक सी इस वजह से कहते हैं कि यहाँ जो एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ फॉग बहुत ज्यादा होती है। फॉग, इसका ये मतलब नहीं कि पानी काला है, ज्यादा फॉग होने की वजह से ना उसको ब्लैक सी कहते हैं, कि वहां आपका जो मतला है ना वो धुंधला रहता है। अच्छा, तुर्की का कौमी जानवर, ये तो पता होना चाहिए। यस, वुल्फ, वुल्फ। और जो पहले तुर्क लोग हैं ना, वो भेड़िए की खाल वाले पहनते थे। अगर आप बमसी वगैरह की तस्वीरें देखो ना, जो अर्तुरुल ड्रामे की असली तस्वीरें, तो उन्होंने भी भेड़िए वाली खाल पहनी हुई है। तो आज भी वुल्फ है उनका। अच्छा, तुर्की से थोड़ा सा हम ग्रीस को भी कवर कर लेते हैं। ग्रीस का कैपिटल कौन सा है? एथेंस है कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। ग्रीस मुस्लिम कंट्री है या क्रिश्चियन कंट्री है? सही है। अच्छा, ये जितने भी मुल्क हैं ना, ये ग्रीस हो गया, बल्गारिया हो गया, रोमानिया, यूक्रेन, हंगरी तक, ये तमाम ममालिक ओटोमन का हिस्सा थे। फिर ये जैसे जैसे ओटोमन को जवाल आया, ये तमाम मुल्क आज़ाद होते गए, इंडिपेंडेंट होते गए, इंडिपेंडेंट होते गए। तो ये सारे ओटोमन का हिस्सा थे। अच्छा, अब बात करते हैं हम थोड़ी सी साइप्रस पे। ये है किप्रस। अब साइप्रस डिस्प्यूट है तुर्की और ग्रीस का। जो नॉर्दर्न पार्ट है ये ग्रीस के पास है, जो सदर्न पार्ट है, नहीं, जो नॉर्दर्न पार्ट है ये तुर्की के पास है, जो सदर्न पार्ट है ये ग्रीस के पास है। 180 किलोमीटर की इन दोनों की बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी तुर्किश साइप्रस और ग्रीक साइप्रस की। उस इंटरनेशनल बॉर्डर का क्या नाम है? एक रंग पे है। दोबारा सुनो, ये थोड़ा सा समझो। तुर्की और ग्रीस का मेन बॉर्डर नहीं है, जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है साइप्रस, किब्रस, इसके अंदर जो आधा पार्ट तुर्की का है और आधा ग्रीस का है, उसके दरमियान एक बॉर्डर है। उस बॉर्डर का क्या नाम है? ये वाला क्वेश्चन भी आया है। ऑप्शन देता हूँ, येलो लाइन, ग्रीन लाइन या व्हाइट लाइन। ग्रीन लाइन। टिड्डे ने बताया भी था कि मैं सब्ज हूँ। ग्रीन लाइन। तो ग्रीन लाइन तुर्किश और ग्रीक साइप्रस का इंटरनेशनल बॉर्डर है। 180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और साइप्रस का कैपिटल कौन सा है? साइप्रस का निकोशिया। कैपिटल्स तो सबके याद होने चाहिए। वर्ल्ड मैप का जो बुनियादी मकसद है सबसे पहला, वो है कैपिटल्स। देखो, अगर आपको वर्ल्ड मैप के थ्रू कैपिटल्स हो जाते हैं ना, तो बड़ी बड़ी लिस्टें और फैक्ट्स और फिगर्स करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से हो जाएंगे सारा कुछ। तो निकोशिया इसका कैपिटल है, साइप्रस का। निकोशिया इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस, अंकारा इज द कैपिटल ऑफ तुर्की, एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस। तो ये जितने भी मुल्क हैं, ग्रीस हो गया, बल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, ये बेसिकली बल्कान में आ जाते हैं। इस रीजन का नाम है बल्कान। हाँ, जंगे बल्कान वो इसी एरिया में हुई थी। वो दरअसल ना जंगे बल्कान इन्हीं रियासतों के अंदर थी, क्योंकि ये आज़ादी चाह रहे थे उस वक्त। तो ओटोमन इनको अलग नहीं कर रहा था, तो अंदर इनके खाना जंगी शुरू हुई थी।
वो कोई इंटरनेशनल उस लेवल की वर्ल्ड वार नहीं थी। निकोशिया, निकोशिया। तो आज का ये टॉपिक है आपका, जो बेसिक पॉइंट्स हैं तुर्की के बारे में। तुर्की अब नहीं कहेंगे, तुर्की है, क्योंकि तुर्की जो है ना वो एक परिंदा है। तो तुर्की अब इनका ऑफिशियली तब्दील हो गया, तुर्की है? हाँ, ये सर्च करो अब आप, कौमी परिंदा कौन से हैं। नहीं नहीं, ये अब आप सर्च करो कुछ चीजें ना। अच्छा, कितने क्वेश्चन हुए थे? 30 हुए थे। फॉर्मूसा वाला हो गया। स्कैंडिनेविया की बात कर रहे थे। स्कैंडिनेविया में ना स्विट्जरलैंड नहीं, स्वीडन है, स्वीडन। ये देखो ना, यहाँ नक्शा देख लो। नॉर्वे, नॉर्वे के साथ स्वीडन, और फिर डेनमार्क। ये ट्राइंगल जो बनता है ना, ये स्कैंडिनेविया है। अगर आप स्विट्जरलैंड की बात करोगे वो तो अंदर हो जाता है, वो तो आउट ऑफ स्कैंडिनेविया है। तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री अल्जीरिया है। पहले सूडान था, लेकिन सूडान 2011 में तकसीम हो गया, साउथ सूडान अलग हो गया, तो इस वक्त अल्जीरिया है। अल्जीरिया का कैपिटल अल्जायर्स। एडिस अबाबा किस मुल्क का कैपिटल है? इथोपिया का। वो कौन से दो कॉन्टिनेंट्स हैं जिनके पास कोई लैंड लॉक कंट्री नहीं है? वाज़ेह है, एक ऑस्ट्रेलिया है यानी ओशनिया, और दूसरा आपका नॉर्थ अमेरिका है। बाकी हर कॉन्टिनेंट में लैंड लॉक कंट्री है। अंटार्कटिका की अगर आप बात करते हो, वहां तो कंट्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करते ना, वो तो एक फ्रोजन कॉन्टिनेंट है। एंडीज माउंटेन रेंज, आपने लिखा हुआ नेपाल, नेपाल में तो हिमालय है। एंडीज तो जी है, ये यहाँ से चलती है कोलंबिया से, साहेल के साथ साथ एक्वाडोर, पीरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटाइन, नीचे तक जाती है। 6000 किलोमीटर की ये माउंटेन रेंज है। वो कौन सा समुंदर है जो एस शेप है? अटलांटिक ओशन यानी बहरे ओकियानूस। सहारा डेजर्ट 10 मुल्कों में है, 10 कंट्रीज। अस्फहान एक ईरान का सिटी है, कारपेट्स के लिए मशहूर है। यहाँ की कारपेट्स बहुत पॉपुलर हैं पूरे रीजन और दुनिया में। यूएई कितनी स्टेट्स हैं? 7 स्टेट्स हैं। बाकू, अजरबैजान। बाकू में तो जब 2021 में अजरबैजान और आर्मीनिया का हुआ था, तो बाकू ने, उनका जो प्रेसिडेंट है, उसने स्पेशली शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कि इन्होंने हमें सपोर्ट की। उसके प्रेसिडेंट का क्या नाम है अजरबैजान का? आया भी था अभी कुछ दिन पहले। चलो देखना, इतने बड़े जहाज पे आया। लैंड ऑफ 1000 लेक्स, 1000 झीलों की सरजमीन, फिनलैंड। डबल लैंड लॉक कंट्रीज कौन कौन से? होन्शु कहाँ है? ये वाला जो जजीरा है ना, ये होन्शु है। इस पे जापान का कैपिटल भी है, टोक्यो। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, न्यूजीलैंड क्यों कहते हो? ऑस्ट्रेलिया ये तो। न्यूजीलैंड तो है लैंड ऑफ कीवी। स्मॉलेस्ट रिपब्लिक, ना किरीबटी है ना मालदीव है, नाउरू है स्मॉलेस्ट रिपब्लिक, नाउरू। ऑस्ट्रेलिया, ये देखो छोटा सा मुल्क है नाउरू। अब देखो इतना बड़ा मैप है, इन्होंने नाउरू को जजीरा ही नहीं बनाया, सिर्फ नाउरू लिखा हुआ है। इंडिया को श्रीलंका से कौन सी स्ट्रेट डिस्कनेक्ट करती है?
पाक स्ट्रेट, पालक नहीं कहना, पाक स्ट्रेट। ये देखो ये बीच में पालक होगा तो वो पालक नहीं होती, ये है ये। ठीक है। सर ये जो हम मैप डिस्कस कर रहे हैं सर, वर्ल्ड मैप, इसमें अगर हम देखा जाए तो कॉन्टिनेंट 7 है, और 7 में जैसे एशिया, यूरोप है, अगर वहाँ पे बुक को भी देखा जाए और इस तरह से जो एपीसीसी का जो पैटर्न है सर, तो फिर अगर हम क्या ये चीज़ें ठीक है या हम कॉन्टिनेंट वाइज इसको डिस्कस करें और वही खत्म हो तो डिस्कस हो जाए, या सर आप इसको ये सारा डिस्कस करा रहे हैं? देखो मैं कंट्री वाइज करा रहा हूँ, ये हमारी अपनी मर्जी है, हम कॉन्टिनेंट वाइज करें। कॉन्टिनेंट बड़ी चीज़ है, उसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर हम कंट्री वाइज करेंगे ना तो उन कंट्रीज को सिलेक्ट करेंगे जिसमें से क्वेश्चनिंग ज़्यादा होती है, और एवरीडे साइंस में भी ये चीज़ आ जाती है। तो अगर कॉन्टिनेंट वाइज हो तो फिर 195 मुल्क आपको सारे करने पड़ेंगे। बिलफर्ज आप एशिया को सबसे पहले टारगेट करते हो तो पहले आप सारे एशिया के कंट्रीज करोगे, तो उससे अच्छा ये है कि हम सिलेक्टेड कंट्रीज करें। तो ये हमारे पास अब जैसे आज हमने तुर्की किया, तो सिर्फ तुर्की तो नहीं किया, साथ हमने बल्कान को भी डिस्कस कर लिया और ग्रीस को भी कर लिया डिस्कस। तो इस तरह 30 से 40 मुल्क हैं जिनको अगर आप कर लोगे ना तो वही काफ़ी है। कॉन्टिनेंट में भी जो टोटल है वही हम कर सकते हैं। तो इसी में हो जाएगा ना कॉन्टिनेंट। अब अगर एशिया में हम चाइना कर लेते हैं, जो हमने किया भी है, जापान, पाकिस्तान, इंडिया, तो यही 5 से 6 मजबूत मुल्क हैं। तो अब आप अगर एशिया को अलग से करते हो तो फिर आपको ब्रुनाई भी करना पड़ेगा, और ये जो छोटे छोटे मुल्क अंदर पड़े हैं ये भी आपको करने पड़ेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती। कोई एक आध क्वेश्चन इसमें से आता है, वो मेरी कोशिश होती है कि जब हम एक मेगा कंट्री कर रहे हैं उसी के साथ ये हम छोटा कंट्री कवर कर लें। तो अगर इसी को आप कर लेते हो काफ़ी है। बाकी जैसे जैसे आप यूपीएससी के एग्जाम दोगे आपको ज़्यादा तजुर्बा हो जाएगा। अब तक कोई दिया पेपर? किस? अच्छा, ज़बरदस्त है। किस किस पोस्ट पे? मैं सर इधर सिस्टम की हूँ, हम्म, एसी सॉफ्ट में बनाते हैं। अच्छा सही। कितना अर्सा हो गया? ये 3 साल हो गए। फिर तो आपको तजुर्बा ज़्यादा होगा। भाई इनकी भी थोड़ी बहुत रहनुमाई किया करो ना, जो नए नवीले हैं, वैसे पकड़ो ज़रा। ठीक है फिर, अब अगले हफ्ते फिर क्लास होगी। कोई सवाल तो नहीं है? हाँ। देखो ये डिस्प्यूट इस वजह से है कि ये आइलैंड जो है ना नामुकम्मल तुर्की के पास है, नामुकम्मल ग्रीस के पास है। अब जाहिर बात है ग्रीस भी यही चाहता है कि ये आइलैंड मुकम्मल का मुकम्मल ग्रीस की प्रॉपर्टी हो जाए, और तुर्की भी यही कहता है। तो उस लेवल का डिस्प्यूट नहीं है जो हमारे पास कश्मीर वाले हैं, जैसे कश्मीर का है या चिचनिया का है। लेकिन एक एग्जिस्ट तो करता है ना डिस्प्यूट। किसी वक्त भी अगर थोड़ा सा तुर्की ढीला पड़ा ग्रीस आगे बढ़ जाएगा, या ग्रीस ढीला पड़ा तुर्की आगे बढ़ जाएगा, तो इस वजह से। ठीक है।